वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज राजस्थान पटवार की सीरीज में दूसरा वीडियो लेके हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था पार्ट नंबर 2, जिसमें हम भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में बात करते हैं। रोज 8 बजे आपको ये वीडियो प्राप्त हो रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, जैसे हमने राजस्थान पुलिस की सीरीज शुरू की थी, वैसे ही पटवार की सीरीज शुरू की। और अब की बार पटवार की सीरीज में हमने जो फोकस बिंदु रखा है वह भारतीय राज्य व्यवस्था पे रखा है। जो जो टॉपिक राजस्थान पटवार में पूछे जाएंगे उनके बारे में हम संदर्भित बात करेंगे। तो आज हमारा ये दूसरा वीडियो है। तो वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक करोगे, शेयर करोगे। अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और सुबह 7 बजे राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स की कॉम्बिनेशन क्लास देखना न भूलें, बहुत ही खास पटवार के लिए हो जाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अनअकैडमी ऐप जिसने डाउनलोड नहीं किया है वो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी कर लें। और आरपीएससी पटवार के लिए क्रैश कोर्स हमारा शुरू हो चुका है। इसके अलावा अगर आपको मंथली 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ का अगर क्रैश कोर्स चाहिए, आरएस रीट पटवार किसी का भी, तो आप ये कोर्स खरीद सकते हैं। और अगर आप गेट आरपीएससी 10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलता है। आप कोई भी खरीद लें, आपको मनचाहा कोर्स मिल जाएगा। चाहे आप आरएस की करते हैं, रीट की करते हैं, किसी भी एग्जाम की दृष्टि से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कर सकते हैं। फ्री आपको मॉक टेस्ट इसमें प्रदान किए जाए। तो जिसने ऐप डाउनलोड नहीं किया जरूर ऐप डाउनलोड करें। अब देखिए, आज के हमारे 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं पूरे तथ्य के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। अब युद्ध उपरांत का मतलब क्या है? उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था 1942 में, लगभग आपको पता लग जाएगा, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था, 6 साल चला था। तो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी, तो वो कौन सी थी? क्रिप्स योजना, क्रिप्स मिशन कहते हैं, या क्रिप्स योजना 1942 थी। अब पूरा तथ्य इसका जानते हैं। क्रिप्स योजना क्या थी? क्रिप्स मिशन 1942 में भारत में आया था। किसके नेतृत्व में आया था? तो क्रिप्स से पता लगेगा, स्टेफोर्ड क्रिप्स एक 3 सदस्यीय मिशन था, वो आया था। और 22 मार्च 1942 को ये भारत आया। उस समय जब क्रिप्स योजना बनी, उस समय भारत के गवर्नर जनरल या कह सकते हैं वाइस राय थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। तो इस तरह कॉम्बिनेशन करके आपको क्वेश्चन पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इस क्रिप्स योजना को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक यानी उत्तरांकित तिथि का चेक कहा था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दिवालिया बैंक की संज्ञा दी थी। क्या? दिवालिया बैंक की संज्ञा दी थी। तो क्रिप्स योजना याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। और हम पढ़ रहे हैं संविधान के विकास के बारे में, कैसे संविधान का विकास हुआ, क्या क्या 1950 से पहले पहले क्या प्रक्रिया बनाई गई, उन सब पर हम लगातार चर्चा करें। तो इस क्वेश्चन का नाम तो इतने था, क्रिप्स योजना, हमने इसकी इतनी बात कर ली। दूसरा, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? पिछले वीडियो में हमने अस्थायी अध्यक्ष की बात की थी। आज हम बात करते हैं जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, कब? 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अक्सर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। बैठक कौन सी थी? दूसरी। अब बात आती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस क्षेत्र से निर्वाचित होकर आए थे? बिहार से। कहां से? बिहार से। तो याद रखना, बिहार का गांधी किसे कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और भारत का अजात शत्रु किसे कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यह अजात शत्रु कौन था? आपको पता है, हर्यक वंश आया था एक हमारे भारतीय इतिहास में, पता होगा। बिंबिसार के बाद अजात शत्रु शासक बनते हैं, वही अजात शत्रु था। ठीक है, तो भारत के अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। और इस दूसरी बैठक में जो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हुए थे वो बने थे बेनेगल राव, यानी BN राव। तो क्वेश्चन है कि स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, निर्वाचन बिहार से। तीसरा देखिए, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। याद होगा, बाल गंगाधर तिलक का नाम आते ही आपको याद आएगा, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बात आती है, क्योंकि ध्यान रखना, सबसे पहले 1895 में तिलक के
स्वराज्य विधेयक में ही संविधान सभा शब्द का पहली बार उपयोग हुआ था 1895 में, ये याद रखना। लेकिन बात आती है, कई बार समस्या होती है कि ये स्वराज्य शब्द है वो पहली बार लिखित में प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था स्वराज्य शब्द। और आपसे पूछे कांग्रेस के जो सम्मेलन होते थे ना कांग्रेस के, तो कांग्रेस के सम्मेलन में पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था दादा भाई नौरोजी ने 1906 में। ध्यान रखना, ये बाल गंगाधर तिलक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाल पाल, पाल आपने नाम सुना होगा, 3 उग्रवादी या कह सकते हैं 3 बड़े नेता थे, तो इनको याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक को। चौथा, भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको पता है बहुत सारी समितियां बनी थी, उसमें मेन जो समिति थी प्रारूप तैयार करने का जिम्मा दिया था, उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनाए थे, इसलिए हम कहते हैं हमारे संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव। अब देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात आती है, एक थी संघ शक्ति समिति और एक थी संघ संविधान समिति। जब संघ का नाम आ जाए ना तो आपके दिमाग में आएगा, जब भी संघ का नाम आ जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित, यानी 8-9 प्रकार की समितियां बनी थी। उसके बाद में एक बनी थी संचालन समिति। संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक बनी थी, हम पढ़ते हैं ना, भारत के प्रांतों का एकीकरण करने का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकार समिति ये थे कौन? जो उसके भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए बन जाती है। भारतीय संविधान। अब मुझे कमेंट करके बताना है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने पुकारा था? राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी थी? मुझे कमेंट करके बताओगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी अभी राजस्थान पुलिस का पेपर देने के बाद उसकी कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं, उसके फिजिकल रिजल्ट को। तो भाई आगे का जो लक्ष्य है आपका पटवार का, राजस्थान किसी भी एग्जाम का, तो दोबारा जुड़ जाइए और हमसे। ये पॉलिटिकल आपके लिए बेहद खास होने वाले हैं, क्योंकि पूरी पॉलिटिकल यहाँ आपको मिलेगी जो बेहद इंपॉर्टेंट होगी परीक्षा की दृष्टि से। तो दोबारा अपने लक्ष्य की ओर चलिए तो ये, क्योंकि देखा मैंने कल वीडियो डाला था तो 400 से 500 विद्यार्थी ही इस वीडियो को अभी तक देख पाए हैं। तो जाहिर रहेगा जैसे जैसे वीडियो मिल रहा है आप जरूर देखें, क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा। तो लक्ष्य से भटकना नहीं है, क्योंकि जिंदगी में देखो कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और उतार चढ़ाव को दूर करने के लिए ही अडिग मन अपना लगा कर और आगे मेहनत करनी पड़ती है। तो देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया। ये क्वेश्चन देखो बेसिक से है, इस प्रकार के एग्जाम में आते हैं, जैसे आपने कांस्टेबल का देखा है, पीछे लाइब्रेरियन का एग्जाम देखा है। भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या भारतीय संसद द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा इसको अपनाया गया। तो ध्यान रखना, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था इसको। नेक्स्ट है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया। भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव है वो संविधान द्वारा कब पारित किया गया? तो जाहिर सी बात है, आसान सा क्वेश्चन है, आप बता सकते हो 22 जनवरी 1947। ये क्या था? आपको पता है संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी ना 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। अभी राजस्थान पुलिस के एग्जाम में होता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। दूसरी कब हुई? 11 दिसंबर। तीसरी 13 दिसंबर को। इसमें क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया कब? 13 दिसंबर 1946 को। जो मंजूर कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। ये फिक्स ध्यान रखना, पंडित जवाहरलाल द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। मंजूरी कब मिली? 22 जनवरी 1947 को। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया? सही जवाब आपको बताना। तो सही जवाब है, ध्यान रखना, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुने गए लोग ही ना संविधान सभा के सदस्य थे। आपको पता होगा महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, वो कहीं से नहीं चुने गए थे। ठीक है, जो नहीं चुना गया था उसको संविधान सभा में भाग नहीं लेने दिया। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो ध्यान रखना, ये प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने 1934 में। स्वराज पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी की अध्यक्षता में ये एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया। एम.एन. रॉय, इसलिए एम.एन. रॉय को क्या कहा जाता है? संविधान का प्रतिपादक कहा जाता है।
भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी? भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपको पता है, प्रथम दिन का मतलब पहली जो अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान रखना, उसकी अध्यक्षता की थी, अस्थायी अध्यक्ष बने थे सचिदानंद सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा। अब अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा ही क्यों बने? क्योंकि ये परंपरा ली गई फ्रांस की परंपरा से वरिष्ठता के आधार पर, और सबसे वरिष्ठ बुजुर्ग कौन थे? सचिदानंद सिन्हा थे, उन्हें अस्थायी बनाया गया। ठीक है, और इसमें प्रथम अधिवक्ता जो बने वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे, और 211 व्यक्ति इसमें सम्मिलित हुए थे। प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को। तो सही जवाब डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। फिर देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी नोट कर लेना इस क्वेश्चन को। 389, कितने? 389, यानी 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि था, इसलिए टोटल जनसंख्या के हिसाब से 389 बनते हैं। अब ये 389 कैसे बांटे गए? 3 भागों में मैं बांट देता हूँ। 292 तो थे ब्रिटिश प्रांत से, 292 कहाँ से थे? ब्रिटिश प्रांत से। 4 थे चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर प्रांत से, और 93 थे देशी राज्य से। अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। 4 चीफ कमिश्नर पता है ना आपको, ABCD। अजमेर, अजमेर मेरवाड़ा जो अपने राजस्थान का था। B से बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है। कुर्ग कर्नाटक में, और D से दिल्ली। ठीक है, दोबारा बता देता हूं मैं यहाँ पे, टोटल कितने? 389। ब्रिटिश प्रांत से 292, चीफ कमिश्नर प्रणाली जैसे केंद्र शासित प्रदेश मान लेते हैं 4, और देशी राज्य 93। टोटल कितने होते हैं? 389। यह आंकड़ा बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? बहुत ही आसान, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को इन बातों का पता नहीं होता। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। जैसे हमारा देश धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष है ना, कोई भी धर्म नहीं है फिक्स, कोई हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, सब धर्मों को अपना धर्म मानने का अधिकार है, किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो पहली संविधान सभा कब हुई? 9 दिसंबर 1940 को। ये बार बार क्वेश्चन इसलिए आ रहा है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है सीधा सीधा। नेक्स्ट, गणतंत्र होता है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को ये तो पता है गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी को बनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। लेकिन गणतंत्र का मतलब होता है जिस राज्य का जो अध्यक्ष होता है वंशानुगत नए रूप से नहीं होता। जैसे हमारा भारत का राष्ट्रपति होता है ना, वो निर्वाचित होता है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, तो हमारा गणतंत्र है। और हमने गणतंत्रात्मक प्रक्रिया कहाँ से ली है? फ्रांस से ली है। कहाँ से गणतंत्रात्मक? फ्रांस से। यानी जिस देश का अध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वो नहीं बैठते हैं। जैसे इंग्लैंड के अंदर आपको पता है महारानी होती है, तो कोई चुनी नहीं जाती है वो, तो वो वहाँ पे क्या होता है? गणतंत्र नहीं होता है। फ्रांस में क्या चुना जाता है? वहाँ का राष्ट्रपति। तो वहाँ से हमने प्रक्रिया ली है। तो वहाँ जहाँ का अध्यक्ष जनता द्वारा चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, वो गणतंत्र होता है 26 जनवरी 1950 को। अब कमेंट करके बताना है 26 जनवरी 1950 से हमारे भारत में क्या है, एक विदेशी अतिथि आते हैं, अतिथि का आपको बुलाया जाता है। ठीक है, तो अब की बार 26 जनवरी 2020 को किस देश के जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष थे वो मुख्य अतिथि थे? मुझे कमेंट करके बताओ। जो विद्यार्थी अगर रुचि से वीडियो को देखता है तो वो जरूर कमेंट करेगा और अपने लक्ष्य की तरफ जाएगा। निम्न में से वे शब्द कौन से हैं? 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? बेहद ही इंपॉर्टेंट, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। किन 2 शब्दों को संविधान की उद्देशिका में नाम आया था? तो ध्यान रखना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और एक शब्द इनके साथ और जुड़ता है, अखंडता। ध्यान रखना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष कह दो या पंथ निरपेक्ष कह दो, अखंडता। संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने तो संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया गया, क्योंकि बहुत समय लगा था, आपको पता होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। तो सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? तो 13 समितियां नियुक्त की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? अब उद्देशिका में नहीं है, ये 4 शब्द है। क्या समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लोक कल्याण। शब्द का उल्लेख नहीं है, बाकी तीनों हैं।
कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, कल्याणकारी राज्य। इससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच सके। और सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास देखना नहीं मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और दूसरा, जो पटवार की तैयारी कर रहे हैं, अगर उन्हें राजस्थान करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए यानी PDF चाहिए स्पेशल, यानी जनवरी 2020 से लेकर सितंबर 2000, क्योंकि यहाँ से करंट आने वाला है, तो उपलब्ध हो चुकी है हमारी। इस पर आपको नंबर देता हूँ 8094496272 पर संपर्क करके 50 रुपये आपको पे करने होंगे फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम से, और आपको तुरंत व्हाट्सएप पे इन नंबरों पे PDF मिल जाएगी। जो PDF लेना चाहता है, बहुत इंपॉर्टेंट PDF है, पटवार के लिए खासा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर इन नंबरों पर संपर्क करके आप 50 रुपये इन पे कर सकते हो और मुझे स्क्रीनशॉट लेके दे सकते हो। तो लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है क्या कि जो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना कल्याणकारी राज्य है। नेक्स्ट है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्योंकि भारत को एक गणराज्य माना जाता है। अभी मैंने गणराज्य शब्द आपको बताया था, अगर आपने ढंग से उस प्रश्न को पढ़ा है तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट में जल्दी से दे दीजिए। तो सही जवाब क्यों? क्योंकि जो राज्य का अध्यक्ष होता है उसका चुनाव होता है। अभी बताया ना मैंने, राष्ट्राध्यक्ष या राजा, उसका चुनाव होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्न में से कौन सा सही क्रम है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखिए, प्रस्तावना में जो लिखा है, सबसे पहले सार्वभौम लिखा हुआ है, सत्ता संपन्न लिखा हुआ है, फिर समाजवादी लिखा हुआ है, फिर धर्मनिरपेक्ष लिखा हुआ है, फिर जनवादी गणतंत्र लिखा हुआ है। यानी ऐसे ये क्रम से लिखा हुआ है। पहले जब हम पढ़ेंगे, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखो सबसे पहले आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, यानी सार्वभौम संपन्न, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, इस प्रकार गणराज्य, जनवादी गणराज्य बनाने का, तो ये लिखा हुआ है। ऐसे एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। हमें याद होता है संपूर्ण प्रभुत्व, याद होता है समाजवादी, होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता उसका क्रम क्या है। तो एक तो आपको वो प्रस्तावना है वो याद होनी चाहिए। आपको पता है राजस्थान सरकार ने 26 जनवरी 2020 से सरकारी स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, देखिए कितना बढ़िया नाम है, भारत में लौकिक, लौकिक मतलब लोगों की सार्वभौमिकता है, क्योंकि जनता के द्वारा संविधान का निर्माण करवाया गया। ध्यान रखना, जनता द्वारा चुने गए जो संविधान सभा के सदस्य हैं, तो संविधान किसके लिए? जनता के लिए है। तो हम पढ़ते हैं ना, हम भारत के लोग शब्दों से इसकी शुरुआत होती है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, इससे पता चलता है कि हमारे संविधान जो है वो लौकिक सार्वभौमिक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदतों और आदर्शों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो उनकी क्या व्याख्या की गई है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य इसमें दिए गए हैं। देखो, आदर्श और उद्देश्य हमारे क्या है कि मूल अधिकार नागरिकों के हैं और राज्यों को नीति निर्देशक तत्व नागरिकों के लिए है, और नागरिकों के लिए भी है कि वो देश के प्रति अपने मूल कर्तव्य अपनाए। फिर है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत का संविधान कब पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था? तो ये तो जाहिर सी बात है 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन हम कहते हैं 26 नवंबर को, और 26 नवंबर 2015 से हम संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। और अभी 26 नवंबर आपकी आने वाली है, क्योंकि इस समय लगभग 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, खास करके नागरिकता के 5 से जो लगभग 11 अनुच्छेद है ना वो लागू कर दिए। अब कौन कौन से लागू कर दिए? 5, 6, 7, 8, 9, इसमें नागरिकता है। 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394, इतने अनुच्छेद लागू किए गए। और इसी दिन आपको पता है, हम इसी दिन अधिनियमित, अंगीकृत और आत्माप्रित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बच्चे कन्फ्यूज। अंगीकृत, आत्माप्रित और अधिनियमित कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को। निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? किस तिथि को भारतीय संविधान है वो लागू किया गया था, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 को। और हमारे देश के राष्ट्रपति कौन बन गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको शपथ लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलाई थी। किस वर्ष भारत एक संपूर्ण
यानी भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया। गणराज्य, ध्यान रखना, गणराज्य का मतलब, ठीक है। तो 1950 में 26 जनवरी 1950। अब क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, एग्जाम में भी आसान से आते हैं। कहते हैं ना ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चन, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और अलग अलग आप क्वेश्चन करके आ जाते। तो आपको कॉमन सेंस रखनी, जो एग्जाम जैसे पुलिस का एग्जाम हुआ था भी, और भी राजस्थान में एग्जाम होते हैं आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन, और वो गलत हो जाते हैं। अब 75 नंबर का राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था और बहुत सारे विद्यार्थी 75 से 45 के पास आ चुके हैं। जब उन्होंने पेपर दिया था तो 60 नंबर जोड़ के बैठे थे, आज वो 45 पे आ रहे हैं और बार बार कमेंट करें कि सर हमारा फिजिकल कॉल हो गया। देखो ये कंडीशन है। तो ऐसे तैयारी करनी है कि क्वेश्चन आता हुआ गलत न हो, ठीक है। और पढ़ने ऊपर वाले पहले हमें पता होना चाहिए, फिर गहराई में जाने। इतने गहराई में पढ़ के चले गए वहाँ क्वेश्चन सीधा सा आ गया, उत्तर का ही पता नहीं। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? स्टार लगा लेना, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और इसमें मैं क्वेश्चन वो भी बता रहा हूँ जो आज तक एग्जाम में आए हुए हैं। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो ध्यान रखना, एक ही बार हुआ है, 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। फिर है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध करवाने के लिए वायदा नहीं करती है? संविधान की प्रस्तावना क्या उपलब्ध नहीं करवाती है भारतीय नागरिकों को? तो ध्यान रखना, क्या नहीं करवाती? पूजा की समानता नहीं करवाती है। सामाजिक न्याय सबको प्रदान करती है, राजनीतिक न्याय भी करती है, विचार की देती है। पूजा की समानता नहीं है, वो अपना अपना धर्म के हिसाब से पूजा कर सकते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया था? यह भी बेहद इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। अब मुझे कमेंट करके बताओगे इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? कमेंट करके मुझे जरूर बताओगे। और आज का अंतिम क्वेश्चन, प्रस्तावना वह प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, क्या कहलाता है? प्रस्तावना वह प्रावधान है जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, क्या कहलाता है? तो प्रजातंत्र, क्योंकि जनता का ही तंत्र है ना, प्रजा का ही, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार चलती है और जनता के द्वारा ही वोट मतदान करके हमारे जो प्रतिनिधि है वो सरकार चलाते हैं। तो प्रजातंत्र। ये आपके 30 क्वेश्चन। जिस विद्यार्थी ने अक्टूबर मंथ के टॉप 100 क्वेश्चनों का राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखा, जरूर देखें। प्लेलिस्ट हमारे बनी हुई है, सब जरूर देखें। शाम 8 बजे हर रोज आपको एक पॉलिटिकल का वीडियो मिलेगा। नई मुहिम शुरू किया, आपकी कमेंट करने के बाद आप बार बार कहते हैं सर पॉलिटिकल नहीं करवाई आपने, नहीं करवाई, तो पॉलिटिकल का ही नंबर लगा दिया हमने, पॉलिटिकल ही आपको करवाई जाएगी पूरी पटवार के लिए। तो सुरक्षित रहें, घर पे रहें, जितनी कोशिश हो आप घर पे रहें, परिवार के साथ रहें। और आपको पता है धारा 144 का भी प्रयोग होना राजस्थान में शुरू हो गया है, तो उसका भी अनुपालन करें, मास्क का प्रयोग करें और आराम से बढ़िया तरीके से सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि आगे पटवार का एग्जाम होने वाला है, रीट का एग्जाम होने वाला है, तो सबके लिए यह इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के इन पटवार के एग्ज़ाम। सुबह 7 बजे हमारा वीकली टेस्ट होगा, क्योंकि कल संडे है, तो उसको ज़रूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।